नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने अग्निपथ स्कीम की जो नोटिफिकेशन यानी कि भर्ती गाइडलाइन आई है उस पर चर्चा करने के लिए, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है अग्निपथ स्कीम की भर्ती गाइडलाइन हुई जारी। इसमें हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में बांटकर पढ़ने वाले, क्योंकि मैं जब स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था तो उस समय मैंने बस ये लिखा था कि वापस नहीं ली जाएगी अग्निपथ स्कीम। लेकिन मैंने देखा कि एक तुरंत अपडेट आ गया कि इसकी एक नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है कि जुलाई से यानी कि अगले मंथ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि छोटे छोटे वीडियो बनाने से बढ़िया मैं दोनों को कंबाइन करके बताता हूँ, और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं अग्निपथ स्कीम के खिलाफ उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग अग्निपथ स्कीम से। अग्निपथ स्कीम के बारे में आपको पता ही होगा कि भारत सरकार के द्वारा 14 जून को लाया गया था। इसमें भारत सरकार के साथ साथ जो हमारी तीनों सेना है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेना की सहमति से लाया गया ये स्कीम है। इस पर 2 सालों से चर्चा चल रही थी, लेकिन भारत हमें सुनने को नहीं मिला था। अब 2 सालों के बाद ये अचानक स्कीम आई, जिससे लोगों के मन में एक आक्रोश की भावना पनप गई। ये सब बातें मैंने पहले भी बता रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब पर वीडियो पड़े होंगे, उसमें सैलरी वगैरह सारी चीजों पर विचार किया गया। और साथ में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं यानी कि जो क्वेश्चन आंसर किए जा रहे हैं उस पर भी मैंने एक वीडियो अलग से बनाकर रखा है, हमारे यूट्यूब पे पड़े होंगे, आप वहां से देख सकते हैं। साथ में मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। ठीक है, तो लोगों के मन में आक्रोश की भावना गई इसके खिलाफ कि ये गलत स्कीम है। गलत स्कीम कैसे कि इसमें 4 सालों के लिए ही भर्ती ली जा रही है। हाँ, एक बात और बता दूं कि अग्निपथ स्कीम के तहत ये कहा गया था कि जो युवाएं 17.5 से 21 वर्ष की उम्र के हैं उनको सेना में भर्ती लिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई थी, और 46,000 पदों पर भर्ती ली जाएगी। ठीक है, लेकिन ये युवाओं के मन में आक्रोश की भावना पनपी कि सरकार ने पिछले 2 सालों से भर्ती नहीं ली है, और अचानक आती है और कहती है कि हम 17.5 से 21 वर्ष की युवाओं को ही लेंगे, तो ये फिर हमारी जो 2 साल निकल गए उसका क्या। तो सरकार ने सोचा ये सही बात है, इसलिए इसमें अमेंड किया गया और एज क्राइटेरिया को बढ़ा दिया गया। इन सब बातों पर मैंने पहले भी चर्चा कर रखा है कि सरकार ने कहा कि इस साल के लिए यानी कि मात्र इस साल के लिए अग्निवीर की हम क्या अग्निपथ बोले या तो अग्निवीर, दोनों एक ही है। तो इस साल के लिए हम अग्निवीरों की एज क्राइटेरिया बढ़ा देते हैं, तो 17.5 से 23 वर्ष के आयु के युवा सेना में जा सकते हैं। और ये 46,000 पदों पर भर्ती ली जा रही है। इसका टेन्योर रखा गया है 4 साल, यानी कि आप मात्र 4 सालों के लिए ही सेना में भर्ती होंगे। ये है अग्निपथ स्कीम। अब जब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा तो सरकार को लगा कि क्या इसे वापस लेना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। फिर सरकार ने बोला कि हम लोग रिसर्च करके लाए हैं। ये स्कीम दुनिया भर के कई देशों ने अपना रखा है, जैसे इजराइल, रसिया, साउथ कोरिया, इन सब देशों ने पहले से अपना रखा है। तो सरकार को लगा इसे वापस नहीं लेना चाहिए। फिर सरकार ने कहा कि हम अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं लेंगे, और वहीं तीनों सेनाओं का एक मीटिंग हुई, और उसमें कहा गया कि जो लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्रेनों को जला रहे हैं, लगभग 500 के आसपास की ट्रेनें कैंसिल कर दी गई, जिससे सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सरकार का क्या हुआ, भारत का नुकसान हुआ। आपने भारत का नुकसान किया। आपके अंदर अगर देशभक्ति होती तो भारत का नुकसान नहीं करते, शांतिपूर्ण तरीके से भी ये सब बात निपटा सकती थी। ट्रेनों को जलाने की क्या जरूरत थी। तो फिर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे थे, तो तीनों सेनाओं के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि जो भी लोग इस स्कीम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR चार्जशीट होगी, यानी कि उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और उनको जेल में पकड़कर डाल दिया जाएगा। और जब FIR दर्ज कराया जाएगा तो फिर उनको भविष्य में कभी भी अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में भर्ती नहीं लिया जाएगा, और साथ में अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में भी भर्ती भर्ती उनका नहीं लिया जाएगा, उनको बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है। अब नोटिफिकेशन यानी कि भर्ती गाइडलाइन की मैं बात करूं तो जुलाई से लगभग 1 जुलाई से इस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक अच्छी स्कीम है, आप चाहे तो इसमें जा सकते हैं, क्योंकि
मेरे मेरे हिसाब से ये अच्छी स्कीम है, ठीक है। तो 1 जुलाई से इस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा, आप वहां से भर सकते हैं। अब इलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो इसमें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि अगर आप 8 पास है, यानी कि उस समय 10th पास की ही बात चल रही थी, लेकिन अभी 8वीं पास लोगों को भी इसमें भर्ती लिया जाएगा। 8वीं पास जिनकी उम्र होगी कब कितनी 17.5 से 23 वर्ष। मैं बता दूं कि ये जो 23 वर्ष है मात्र इस साल के लिए। अगले साल जब अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती ली जाएगी तो एज क्राइटेरिया 21 वर्ष ही होगी, ठीक है। और सरकार ने ये भी कहा है कि अग्निपथ स्कीम के अलावा सेना में भर्ती किसी और एग्जाम से नहीं लिया जाएगा। अब सेना में भर्ती होगा तो इसी एग्जाम से होगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, पहले भी बता रखा है कि ये जो 46,000 पदों की भर्ती ली जा रही है उसमें उसका 25% जो लोग होंगे उनको परमानेंट सीट दे दी जाएगी सेना के अंदर। यानी कि 4 साल के बाद जब रिटायरमेंट होगी उस समय उनके परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर 25% युवाओं को सेना में परमानेंट सीट दे दी जाएगी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है एवरेज एज को कम करना। अगर आप अभी हमारी सेना की एवरेज एज देखें, औसत उम्र देखें तो 32 वर्ष है। लेकिन अगर हम ऐसा काम कर देते हैं, यानी कि अग्निपथ स्कीम के तहत कम आयु के युवाओं को लेते हैं सेना के अंदर भर्ती, तो हमारी जो एवरेज आयु हो जाएगी, सेना की एवरेज उम्र, वो हो जाएगी 26 वर्ष। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और अच्छी बात ये भी है कि जो अग्निवीर बाहर निकलकर हमारे देश में घूमेंगे और अगर कभी भविष्य में लड़ाई हो जाता है तो यही अग्निवीर हमारी सहायता करेंगे। देश के अंदर 6 महीने ट्रेनिंग लेकर आएंगे वो अग्निवीर। तो समझिए कि कितना होगा देश के लिए, सबसे बड़ी बात वही है। तो एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो 8वीं पास के लिए भी रखा गया है। और बशर्ते ये कहा गया है कि 33% मार्क्स हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। यानी कि आप 8वीं पास है तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उसमें आपको 33% लाना अनिवार्य है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10th पास की मैं बात करूं तो 10th पास में कहा गया है कि आपको 40% लाना अनिवार्य है हर सब्जेक्ट में। 12th पास के लिए अलग अलग क्राइटेरिया में बांटा गया है। जैसे कि 12th पास अगर आप PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री में साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको मिनिमम 50% सारे सब्जेक्ट में लाना अनिवार्य होगा। इससे आप टेक्निकल ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये फिजिक्स केमिस्ट्री की बात की जा रही है। और अगर आप 12th में हैं और किसी अन्य स्ट्रीम से, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस भी उसमें लिया जा सकता है, तो उसमें भी आपको 50% लाना अनिवार्य है हर सब्जेक्ट के अंदर। तो ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है कि 8वीं, 10वीं, 12वीं और 12वीं PCM वालों के लिए अलग से ली जा रही है, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल ग्रुप है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आना जरूरी है, इसलिए 4 कैटेगरी में बांटा गया है। लेकिन सरकार के द्वारा एक चीज और कही गई है कि जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है उनको अलग से पॉइंट दिया जाएगा। यानी कि जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है उनको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से पॉइंट दिया जाएगा। जैसे कि NCC सर्टिफिकेट ए वालों को, यानी कि जिनके पास NCC ए सर्टिफिकेट है, उनको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे इस आर्मी भर्ती के अंदर। फिर ये जिनके पास B सर्टिफिकेट है उनको 10 पॉइंट और जिनके पास NCC सी सर्टिफिकेट है उनको 15 पॉइंट दिए जाएंगे इस आर्मी भर्ती के अंदर। ये जो आर्मी भर्ती ली जा रही है तीनों सेनाओं के द्वारा ली जाएगी, एयरफोर्स, नेवी और थल सेना, तीनों सेनाओं में इसकी भर्ती ली जाएगी। तो NCC सर्टिफिकेट वालों के लिए अलग से पॉइंट निर्धारित की गई है। और साथ में ये भी कहा गया है कि NCC सर्टिफिकेट वालों को ये जो कहा गया है ही नहीं, मतलब जो आपका ये स्टोर कीपर और क्लर्क का एग्जाम है उसमें आपको कॉमन एग्जाम देना होगा। यानी कि अलग से कोई भी तरह का एग्जाम नहीं देना होगा क्लर्क और स्टोर कीपर वालों के लिए, ठीक है। और इसमें भी जो 12 पास है NE स्ट्रीम के लिए उसमें भी क्लर्क और स्टोर कीपर की ही नौकरी आपको मिलेगी। इसमें टेक्नीशियन की और इसमें अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाएगा। सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि हम इन सेनाओं को, ये जो अग्निवीर होंगे, इनको अलग अलग जगहों पर भेज सकते हैं। वो जगह चाहे खतरनाक हो या खतरनाक हो, उन जगहों पर हम भेज सकते हैं। ट्रेनिंग होने वाली है, कितने 6 महीने की ट्रेनिंग होने वाली है। और कहा गया है कि अगर कोई अग्निवीर इसमें शामिल होता है तो 4 साल से पहले उनको छुट्टी नहीं दी जाएगी। ये सरकार की तरफ से निर्देश आया है। अब बात रही कि अगर हम उनको छुट्टी चाहिए
तो साल में 30 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। यानी कि आप 4 साल का टेन्योर प्राप्त करते हैं तो 120 दिनों की छुट्टी मिलेगी आपको 4 सालों के अंदर, 4 साल में। और अगर सिक लीव की मैं बात करूं, अगर बीमार हो जाते हैं तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अलग से छुट्टी मिल सकती है। अगर मेडिकल रिपोर्ट में देखा जाए कि आप ज्यादा बीमार पड़ते हैं तो आपको छुट्टी दी जाएगी, लेकिन आप रिजाइन नहीं कर सकते अगर आप एक बार अग्निवीर बन जाते हैं। तो ये भी एक खबर आई है सरकार की तरफ से। अन्य अपडेट की मैं बात करूं, जो कि मैं अपडेट की बात कर रहा था, अन्य अपडेट की मैं बात करूं तो पहला तो एनसीसी वालों की मैंने बात की है, इसमें महिलाएं भी शामिल हो सकती है, अग्निवीर बन सकती है महिलाएं भी। दूसरी मैं बात करूं तो सरकार के तरफ से 10% रिजर्वेशन कोटा दिया गया है। असम राइफल सीएपीएफ जैसे एग्जामों में सरकार के द्वारा 10% रिजर्व किया जाएगा अग्निवीरों के लिए, क्योंकि जो अग्निवीर यहाँ से रिटायरमेंट लेंगे 4 सालों के बाद, उनके पास अग्निवीर का सर्टिफिकेट होगा। अगर वो अग्निवीर का सर्टिफिकेट दिखाकर 10% रिजर्वेशन कोटा रख सकते हैं असम राइफल और सीएपीएफ जैसे एग्जामों में। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इनका रिजर्वेशन रखा गया है कि अगर ये कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो उसमें भी रिजर्व किया जाएगा इनकी सीटें। स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामों में, साथ में स्टेट में जो पुलिस होती है जैसे कि झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, उन सब में भी इनकी कोटा रिजर्व की जाएगी। भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि आनंद महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो सीईओ हैं, उन्होंने भी कहा कि हम महिंद्रा ग्रुप में अग्निवीरों को क्या नौकरी देने वाले हैं, क्योंकि वो एक सफल सैनिक होंगे, क्योंकि वो 6 महीने की आर्मी ट्रेनिंग लेकर आएंगे। मतलब उनके अंदर देशभक्ति भी होगी, जुनून भी होगी, इसलिए हम उनको अपने यहाँ नौकरी देंगे। और ये बड़े बड़े बिजनेस इससे प्रभावित होकर वो भी रिजर्व कर सकते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि अब 4 सालों के बाद क्या करेंगे। 4 सालों के बाद सरकार दे रही है ना, सस्ती बैंक लोन दे रही है, ये भी कितनी अच्छी बात है। यानी कि 4 साल के बाद अब रिटायरमेंट हो गए तो आपके पास पूरा मिलाकर कितना 25 लाख के आसपास पैसा होगा, 12.5 लाख के आसपास सेवानिधि पैकेज, और जो आपकी सैलरी होगी 4 साल की वो आपके पास होगी। अगर आप खर्च नहीं करते तो 25 लाख के आसपास आपके पास वो पैसे होंगे। उससे आप किसी भी तरह की नौकरी कर सकते हैं, चाहे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो भी यहाँ पर रिजर्व कर रहे हैं उनकी तरफ से और कोटा, जहाँ पर वो काम कर सकते हैं। जैसे आनंद महिंद्रा ने किया, आगे चलकर हो सकता है कि अलग अलग जो ग्रुप के होंगे मालिक, वो भी कह सकते हैं कि हम भी अपने यहाँ अग्निवीरों को ही नौकरी देंगे। तो ये एक अच्छी खबर है। अब इसका विरोध करने से पहले इसके अंदर घुस जाओ, यानी कि अग्निवीर पहले आप बन जाओ, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। डिसाइड करने के लिए बहुत चीजें सरकार ने दे रखी है ना। बैंक लोन मिलेगी तो आप बिजनेस कर सकते हैं। 4 साल के बाद आपका दिमाग कितना काम करेगा। आप 4 साल के बाद सेना से बाहर आओगे तो आपके पास से एक अलग तरह की पावर होगी। आप 6 महीने आर्मी की ट्रेनिंग लेकर आओगे, मिलिट्री की ट्रेनिंग लेकर आओगे, तो आपके अंदर अलग जुनून हो सकता है। फिर वही सवाल कि आप वो जो सवाल करते हो कुछ लोग कि अगर 4 साल के बाद आप बेरोजगार बैठ गए तो फिर आपके पास काम नहीं होगा तो टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, उसका क्या। तो वो उनके मन में देशभक्ति नहीं होगी, यानी कि वो अपने आधार पर सोच रहे हैं कि अगर वही सेना में जाते और वापस आता तो अगर उसको वो बेरोजगार बैठता तो वो टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करता। वो उसका क्वेश्चन है, उनके अंदर देशभक्ति की भावना है ही नहीं। अगर आपके मन में, आप किसी सेना से पूछिएगा, मान लीजिए कि आम सैनिक और ये अग्निवीर में क्या अंतर होगा, ये 4 साल का टेन्यूर होगा इनका, और जो आम सैनिक होते हैं उनका 19 साल का टेन्यूर। तो 19 साल के बाद यानी कि वो लगभग 35 से 40 वर्ष की उम्र में रिटायर कर जाते हैं। अब रिटायर कर जाते हैं 40 वर्ष की उम्र में तो वो भी बेरोजगार बैठ जाते हैं। तो क्या वो टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हैं? इजराइल, रसिया, साउथ कोरिया जैसे देश में वहां पर भी 2 सालों के लिए ही आर्मी ट्रेनिंग आर्मी में ही रखा जाता है, बाकी समय वो घर पे रहते हैं। तो क्या वो भी टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हैं? ये देशभक्ति की बात है भाई। देखो आपके अंदर जो देशभक्ति होगी वो 4 साल में कितना गुना बढ़ जाएगा वो देशभक्ति, वो पहले सोचो। तो ये मत डिसाइड करो कि 4 साल के बाद क्या करना है। ये जो सवाल करते हैं वो उनका गलत है। और प्रोटेस्ट मत किया करो। प्रोटेस्ट करते हो तो शांतिपूर्ण तरीके से करो ना। ये ट्रेनों को जलाकर क्या, ट्रेनों को रोकने से क्या? एक दिन भारत बंद करने से कितना नुकसान होता है भारत सरकार का पता है आपको? लगभग 50,000 करोड़ इतना नुकसान हो रहा है भारत का। तो ये देशभक्ति कहाँ से हुई? देशभक्ति मात्र सेना में जाकर ही नहीं निभाई जा सकती। भारत के अंदर हर वो नागरिक जो टैक्स पे करता है वो देशभक्ति निभा रहा है। बिजनेसमैन जो
बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत की जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं, वो भी देशभक्ति निभा रहे हैं। तो देशभक्ति बस वहां जाकर ही नहीं निभाया जा सकता, देशभक्ति देश के अंदर में भी रहकर निभाया जा सकता है। लेकिन सरकार कह रही है ना 50% क्वाटा यहाँ दे रहे हैं, 25% क्वाटा हम वहां पर रिजर्व कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पर कुछ 10% यहाँ सीटें मिल रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में, अलग अलग ग्रुप में बैंक लोन मिल रहे हैं। ये एक अच्छी न्यूज है, मतलब अच्छी स्कीम है। आप इस पर विचार कीजिए, आराम से सोचिए, मेडिटेशन करके सोचिए, उसके बाद इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया स्कीम है। इससे हर वो नागरिक को मौका मिलेगा जो सोचता था कि कुछ सालों के लिए काश मैं देश की सेवा करना चाहता है, यानी कि कोई मतलब जैसे मैं भी सोचता हूँ कि मात्र 1-2 सालों के लिए देश की सेवा करना चाहता हूँ, तो इससे उनको भी मौका मिलेगा। 4 साल के बाद वो आएंगे तो अपना कुछ अलग निर्णय ले लेंगे। लेकिन कुछ लोगों को का यही होता है कि हम कुछ ही सालों के लिए देश की सेवा करें, यानी कि करने का मन करता है हमेशा, लेकिन कुछ जिनको नहीं मिल पाता है मौका, वो सोचते हैं कि काश हम कुछ सालों के लिए देश की सेवा कर पाते। ये उनके मन में सवाल हमेशा बना रहता है, तो उनको भी ये मौका मिल जाता। सैलरी और ये डिसेबिलिटीज वगैरह के बारे में मैंने पहले भी चर्चा कर रखा है, हम वो सब वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। साथ में मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।